स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत ने कहा कि आज राज्य नालायकों के हाथों में है, बेवकूफों के हाथों में है। हरक सिंह रावत ने कहा कि आज राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा आंसू बहा रही होगी, क्योंकि राज्य के जो हालात हैं वो सोचकर राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई और आज राज्य नालायकों के हाथों में है। हरक ने कहा कि हमें उन्हें रोने से बचाना होगा। भाई बेंगलोर की आत्मा रोएगी, उन बलवीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। क्या मैं नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है? इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कमेटियों का ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रबंधन के लिए 33 कमेटियां बनाई गई हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल को घोषणा पत्र समिति का जिम्मा दिया गया है। सांसद अनिल बलूनी को विशेष संपर्क समिति का जिम्मा दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि सभी पूर्व सीएम भी इस विशेष संपर्क समिति का हिस्सा होंगे। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति में सांसद अजय टम्टा को संयोजक बनाया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत कुछ न कुछ नया करके सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सीरीज शुरू की है। जीवन के संघर्ष के इस सीरीज को चुनाव से पहले हरीश रावत के इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उनके विरोधियों का कहना यह भी है कि ये कहानी ज्यादातर नेताओं की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। पूर्व सीएम हरीश रावत को मंचों से भाषण देते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार हरीश रावत किसी मंच से नहीं बल्कि एक वीडियो सीरीज के जरिए अपने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। सीरीज के पहले वीडियो में हरीश रावत ने अपने पैदा होने और उसके बाद माता पिता के संघर्ष की कहानी बयां की है। एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। हरीश रावत की ये सीरीज चुनाव से करीब 4 महीने पहले शुरू हुई है, इसीलिए इसे हरदा का इमोशनल कार्ड भी कहा जा रहा है। लेकिन हरदा का कहना है कि ये इमोशनल कार्ड नहीं, उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। इमोशनल कार्ड के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री के रूप में मेरी अभिव्यक्ति को जो मैंने फेसबुक में भी डाली थी, देखिए, तो उसमें भी मैंने महिलाओं के लिए जब भी कोई योजना बनाई तो अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई यादों को मानस पटल पर चित्रित करके बनाई। हरीश रावत किसी भी बात को आसानी से इमोशन से जोड़ने में माहिर है और चुनाव से पहले इस वीडियो पर विरोधी भी कुछ नहीं कह पा रहे। 2016 में कांग्रेस से बागी हुए हरक सिंह रावत का कहना है कि ऐसी कहानी उत्तराखंड के कई नेताओं की है, जिनमें वो खुद पूर्व सीएम निशंक भी शामिल हैं, जिन्होंने पैंट की जगह निक्कर से काम चलाया और ऐसा ही संघर्ष देश के प्रधानमंत्री ने भी किया। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो आज जितने भी लोग हैं, मैं सोचता हूँ कुछ लोगों को छोड़ के जाए तो सब उसी परिस्थितियों में रहे। वो केवल हरीश रावत जी ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि चाहे निशंक जी हों, चाहे मैं हूँ, सभी उन परिस्थितियों में रहे। प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष और चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने के सफर की चर्चा पूरी बीजेपी और पब्लिक करती है। ऐसे में चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व सीएम हरीश रावत के संघर्ष की इमोशनल कहानी कांग्रेस और जनता में कितना असर छोड़ पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा क्या हुआ? उत्तराखंड बीजेपी को पंजाब के प्रभारी हरीश रावत पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत से पंजाब नहीं संभल रहा और वो पंजाब में प्रभारी के नाते फेल रहे हैं और अब 2017 के बाद उत्तराखंड में फिर चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसीलिए बीजेपी 2022 में 60+ सीटें जीतेगी।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपना घर संभाले, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बहुत लक्की चार्म है हमारे लिए हरीश रावत जी। उत्तराखंड से पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े, दो जगह से दोनों जगह से हार गए। पंजाब में चुनाव का मैनेजमेंट करने पहुंचे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का, सिद्धू जी का भी इस्तीफा हो गया। कौन फेल हो रहा, कौन पास हो रहा है, ये हमारी पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला, हम अपने आप देखेंगे। हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी अपना घर संभाले पहले। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीनगर में युवा कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व श्रीनगर विधायक गणेश कोदियाल और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने धन सिंह रावत पर राजनीतिक गलत भावना से काम करने का आरोप लगाया और आचार संहिता लगने से पहले श्रीनगर में चुनाव कराने की चुनौती दी। निश्चित रूप में ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से उठाया गया कदम है। इसका श्रीनगर नगर पालिका क्षेत्र के विकास से कोई तात्पर्य नहीं है। इनका मकसद सिर्फ उनको पद से हटाना है। मैं चुनौती देता हूं धन सिंह रावत जी को कि स्वागत है वो नगर पालिका को नगर निगम बनाएं, स्वागत है, लेकिन 1 महीने के अंदर आचार संहिता लगने से पहले 1 महीने के अंदर नगर निगम का चुनाव कराएं। नैनीताल के आसपास पिछले कुछ सालों में बाहरी लोग इस कदर बसने लगे हैं कि रोजगार से लेकर जमीन तक पर इनका कब्जा होने लगा है। पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक इस पर मौन है। नैनीताल शहर में जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने कुछ ऐसा ही आगाह किया है। नैनीताल में अवैध कारोबार शुरू कर यहां रामपुर, मुरादाबाद, बंगाल, स्वाद, दड़ियाल, बिजनौर, सहारनपुर के लोग शहर की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रहे हैं। टैक्सी, घोड़ा, नाव, टूरिस्ट गाइड पर बाहर से आए विशेष समुदाय के लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया है और स्थानीय लोगों को काम भी करने नहीं दे रहे। एक विशेष संप्रदाय के लोग बसने लगे हैं, तो उससे क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो तो डैमेज होगी ही होगी और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी अध्यात्म है, वो भी खत्म होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ था वैसा ही उत्तराखंड का ना हो जाए। दरअसल बाहरी लोग रेहड़ी पटरी लगाने के नाम पर दाखिल हो रहे हैं, जिसके बाद शहर के कृष्णापुर, बारापत्थर, हरिनगर, सूखाताल, CRST स्कूल के पीछे वाले इलाकों में अवैध मकान भी रातों रात खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ नैनीताल शहर ही नहीं बल्कि खुरपाताल, पंगूट, रामगढ़, मुक्तेश्वर की जमीनों पर भी इन लोगों की नजरें हैं। बिना पुलिस सत्यापन के नैनीताल शहर में बने इन लोगों के बसेरे से शहर में बड़ी वारदात का भी खतरा है। हालांकि इस संकट पर प्रशासन की नजरें कम है। हम लोग इसमें एक वृहद तरीके से एक सत्यापन का अभियान चलाया जाना ज़रूरी है कि जो उनके आई कार्ड्स बने भी हैं उनको भी हम लोग सत्यापित करेंगे। अगर उसमें कोई मूल निवास लिखा गया है तो वहाँ के संबंधित थाने से भी उसके बारे में जानकारी करके एक प्रॉपर सत्यापन उसमें किया जाए कि जो इनके आई कार्ड्स बने हैं वो सही बने या नहीं बने। अगर किसी ने आई कार्ड्स फॉर्ज किए हैं तो फिर IPC की सख्त से सख्त धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहरहाल नैनीताल में पिछले कुछ सालों से बाहरी लोगों का दखल ही नहीं बल्कि क्राइम भी बढ़ा है। ऐसे में अब ये पहाड़ के लोगों के लिए चुनौती बनने लगे हैं। अगर अब भी नहीं रोका गया तो भविष्य का संकट और बड़ा होने जा रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून को स्मार्ट बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन सर्वे चौक और परेड ग्राउंड के बीच विकास भवन यानी CDO ऑफिस के सामने सड़क पर सीवर बह रहा है। मंगलवार को विधायक खजान दास ने जनता की शिकायत मुख्यमंत्री से की, तब DM और स्मार्ट सिटी के CEO मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर एजेंसी से जुड़े अफसरों को डांट भी लगाई। CDO ने कहा कि उनके लिए ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया है क्योंकि गेट पर सीवर बह रहा है। यहां तक कि स्मार्ट सिटी के CEO का कहना पड़ा कि आखिर ये काम करेगा कौन। यानी 2 IAS और विधायक की बात एजेंसी वाले सुनने को तैयार ही नहीं। अगर फिर अभी 5-7 दिन में ठीक नहीं हुआ समस्या का समाधान, अब सीधे रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जो इसके जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की। और आज स्थिति यह है कि CDO मैडम खुद जो है उनकी गाड़ी जो है नाला रूपी नदी जो बह रही, विकास की गंगा जो बह रही है, सीवर का पानी जा रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। बड़े शर्म का विषय है सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए कि ऑलरेडी मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जा रखे हैं सभी कार्यदायी संस्थाओं को, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। और जो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेगा और कहीं पे भी पब्लिक हेल्थ हजार्ड होगा स्मार्ट सिटी के काम की वजह से, कार्रवाई होगी।
रुड़की में गंगनहर कोतवाली के अंबर तालाब में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, लेकिन अभी दोनों पक्षों की ओर से तहरीर नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर आने पर ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। उधर रामनगर में देर शाम हुई बारिश के बाद टेड़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसमें एक बाइक में सवार 3 लोग बाइक समेत बह गए। हालांकि कुछ दूर जाकर इन लोगों को संभालने का मौका मिल गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इन्हें रेस्क्यू किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बरसाती नाले में उफान पर उतरने के बाद लगातार घट रही घटनाओं के बाद भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे। लोहाघाट डिग्री कॉलेज रोड पर एक बाइक खाई में गिरने का मामला सामने आया है। हादसे के वक्त बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भिजवाया। घायल युवक का कहना है कि सड़क के किनारे रेलिंग न होने की वजह से हादसा हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। लोहाघाट पुलिस चेकपोस्ट पर एक कैंटर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश परत्याल चंपावत में सांख्यिकी विभाग में उपनल तैनात था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। हरिद्वार में मंगलोर के नसीरपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौत। नैनीताल जिला कोर्ट ने चरस के 2 तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस अब युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाने जा रही है। रुड़की में किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के घेराव कर उन्हें कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पिथौरागढ़ में 4 साल की सौतेली बहन से रेप के दोषी को फांसी की सजा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। कोटद्वार में मूलभूत जरूरतें समेत प्राधिकरण को पूरी तरह से खत्म करने की मांग पर कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विकास नगर में कांग्रेस ने उनका पुतला दहन किया और गौतम को पार्टी से निकालने की मांग की। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मंदिर का संचालन उनके ही शिष्य बलबीर गिरी करते हैं। टिहरी में हिमालयन जिला अस्पताल बौराड़ी में अल्ट्रासाउंड के 1 हफ्ते की तारीख आगे बढ़ा दी है, जिससे मरीज बेहद परेशान। आरक्षित वर्ग में अत्यंत गरीब लोगों के लिए 37 आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की 50वीं वार्षिक निकाय की बैठक हुई, जिसमें ब्रांच बढ़ाने और बेहतर सेवा देने के फैसले हुए।